नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। हमने भाग एक लगभग जो सिलेबस का भाग एक है, यानी जिसमें आंगनबाड़ी के विषय में, आईसीडीएस के विषय में बात की गई थी, वो सारा कवर किया। उसके बाद एक चीज़ छूट गया था जिसको मैं फिर से नहीं वो कर पाया। हेपेटाइटिस बी के बारे में मैंने कल भी बात की थी कि मैं कल बताऊंगा, लेकिन वो छूट गया। कुछ बड़ी तैयारी में था मैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला है कि जो परिसीमित वाले हैं वो 120 में से 120 और जो सीधी भर्ती वाले हैं वो 20 में से 20 क्वेश्चन करने की स्थिति में हो। सबसे पहले हम उन्हीं भागों को छू रहे हैं जिन भागों से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, और उन भागों को सबसे पहले छुएंगे हम। भाग एक खत्म हो गया, सबसे पहला वहीं से सवाल पूछा जा सकता था। प्रबल संभावना जो थी वो वहीं से थी और उसकी जानकारी बहुत कम रहती है। अब हम उस भाग में चलेंगे। भाग एक के मतलब पहला ऊपर वाला पहला जो पॉइंट था वो खत्म हो गया। अब हम चलेंगे आखिरी पॉइंट पे। आखिरी पॉइंट पे क्यों? क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आखिरी पॉइंट यानी 9वां नंबर बिंदु आप सिलेबस का देखेंगे जिसमें एक्ट वगैरह के बारे में पूछा गया है, और सबसे पहला एक्ट जो पूछा गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। हम दो तीन चीजें समझने की कोशिश करेंगे। पहले अधिनियम क्या होते हैं, यानी एक्ट क्या होते हैं, बिल क्या होते हैं, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ेंगे। और तैयारी करते रहिए, क्योंकि वो एक बहुत फेमस पंक्ति है बहुत बड़े कवि का कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। और उसी लक्ष्य को लेकर के आपको चलना है, और आपका लक्ष्य क्या है? एक पोस्ट है, और उसी पोस्ट के लिए आपको चलना है। क्योंकि आलस से जिए अमृत भी पिए, वो खून का पीना होता है पत्थर से, आलस से जिए अमृत भी पिए, वो खून का पीना होता है, और सीने से पसीना गिरता है, पत्थर भी नगीना होता है। तो मेहनत करते रहिए, पत्थर जरूर नगीना होगा। अब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि उससे पहले अधिनियम वगैरह पे बात नहीं करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे एक सामान्य सा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया क्यों गया। क्योंकि पृष्ठभूमि अगर आप समझ जाएं तो बात बहुत आसान हो जाएगी आपको समझने के लिए। हालांकि इस पृष्ठभूमि से बहुत कम सवाल पूछे जाने की संभावना है, यानी 0 के बराबर है। लेकिन पृष्ठभूमि आपको ऊपर की बिल्डिंग को, यानी जो नींव होता है, नींव ही बिल्डिंग को मजबूत करता है। इसलिए मैं पहले पृष्ठभूमि से शुरू करूंगा। बात देखिए, रीति रिवाजों में चल करके छोटे छोटे उम्र में पहले भी शादियां होती रही। पहले ये ऐसा होता था कि 4 साल 5 साल का कोई लड़का है और लड़की है और उनकी शादियां कर दी जाती थी। ठीक है, अब ये शादी के बंधन में बन जाते थे, तब क्या होता था? आखिर इस भाग को आपके महिला एवं बाल विकास का जो पर्यवेक्षक का पद है उसमें शामिल क्यों किया गया, इस पर पहले बात कर लेते हैं। जब इनकी शादी हो गई 5 वर्ष की उम्र में, तो ये बच्चे क्या करेंगे? अपने अपने माता पिता के घर रह जाते थे। और जब ये वयस्क होने की स्थिति में होते थे, हालांकि उस समय वयस्क कितना था ये निर्धारित नहीं होगा, लेकिन फिर भी लगभग 13-14 वर्ष की उम्र तक जो लड़की होती थी वो अपने पति के घर चले जाया करती थी। पहले एक बहुत वो था कि मतलब एक बहुत धब्बा था, एक पिता के ऊपर, एक माता के ऊपर बहुत बड़ा कलंक होता यदि उस लड़की को उसके ससुराल लड़की के रजस्व वाला होने से पहले, यानी पीरियड शुरू होने से पहले न भेजा जाए। तो ऐसी स्थितियों में शादियां होती रहती थी। अब तो मामला बहुत बदल गया। अब तो 30 साल 40 साल 45 साल, लोग 55 साल, और हमारे कुछ राजनेता ऐसे ऐसे भी हुए जो 60-70 साल की उम्र में शादियां की। राजा महाराजा हुए जो 70-80 वर्ष की उम्र में कई शादियां की। तो वो बात अलग है। लेकिन ये मामला था कि लड़की जब
लड़की का जब पीरियड आना शुरू हो, यानी वो जब रजस वाला हो, उससे पहले ही उसको उसके ससुराल भेज दिया जाए। मामला ये है कि हम इसमें पढ़ क्यों रहे हैं। जब ये लड़की 13-14 वर्ष की उम्र में उसके ससुराल जाती थी तो धीरे 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 रहने लगती थी। आपको मालूम है 14, 15, 16 का जो उम्र होता है, वाकई जो ये उम्र होता है वो एक तरीके से जो शारीरिक सुख जो होता है, जिसको यौन सुख कहा जाता है, उस सुख का शुरुआत माना जाता है। उस समय बहुत उबाल रहता है शरीर में। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन जाया करती थी वहां उसके ससुराल में कि हाँ, उन लोगों के बीच कोई शारीरिक संबंध स्थापित हो जाए और वो लड़की गर्भवती हो जाए। अब जो लड़की 14-15 वर्ष की उम्र में अपने ससुराल गई है, वो 16 वर्ष की उम्र में गर्भवती हो गई और वो लड़की अभी भी शारीरिक या मानसिक रूप से पूरी तरीके से तैयार नहीं है अपने आप में। खुद जा करके वो गोटी खेल रही है, खुद जाके वो क्या बोलते हैं उसको, एक पैर से उसको मारते हैं पत्थर को, वो खेल रही है। और वैसी स्थिति में वो मां बनने की स्थिति में आ गई 16 वर्ष की उम्र में। तो ये लड़की जब मां बनेगी, एक बच्ची है वो, मतलब उसका शारीरिक भी विकास नहीं हुआ है, अभी खेलने पढ़ने का उम्र है। वैसी स्थिति में ये मां बन जाती है और फिर मां बनने के बाद एक बच्चे को जन्म दे देती है। वैसी स्थिति में जिस बच्चे को जन्म दिया जाएगा वो बच्चा तो शुरू से ही कुपोषित रहेगा, क्योंकि उसकी मां शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थी। वैसी स्थिति में उसको जन्म दे दिया गया और वो बच्चा शुरू से ही कुपोषित रहेगा और मां भी कमजोर हो जाएगी क्योंकि शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है। तब आप दो स्थितियां देखेंगे, ये मां जो 16 वर्ष की उम्र में, मतलब वह लड़की जो 16 वर्ष की उम्र में मां बन गई, उससे दो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चा या तो कमजोर होगा या फिर मां कमजोर हो जाएगी। दोनों स्थितियां में हो सकता है किसी एक की मृत्यु निश्चित हो जाए। जब किसी एक की मृत्यु निश्चित हो जाएगी तो या तो शिशु मृत्यु दर बढ़ जाएगा या तो मातृत्व मृत्यु दर बढ़ जाएगा, यानी गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था से पहले मां का मृत्यु हो जाएगा या फिर जन्म देने के बाद बच्चे का मृत्यु हो जाएगा, बच्चे के कमजोर होने की वजह से। ऐसी परिस्थितियों से हम गुजर रहे थे, तब हमको 2006 का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाना पड़ा। ये पढ़ने में बहुत बोरिंग है, लेकिन प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। मैं कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जग सके। एक्ट पर भी बात करेंगे, सारे एक एक बिंदु पर बात करेंगे, ठीक है। आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज इसका पृष्ठभूमि देखेंगे और कुछ एक्ट देखेंगे, एक्ट का कुछ वो देखेंगे, धारा देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में 2 भाग होगा इस क्लास का। तो ऐसी स्थिति में जब वो मां बनती थी तो बच्चा कुपोषित हुआ पहली बार। अगर या तो उनकी मृत्यु हो गई एक की, या तो बच्चा कुपोषित हो गया। और जो बच्चा कुपोषित है उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक 2 तरीके का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकेगा। अब जब उसका शारीरिक और मानसिक पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकेगा तो वो बच्चा देश के संसाधन बनने के जगह पर देश का बोझ बन जाएगा। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया गया। तो क्या बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो 2006 में लाया गया, वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पहले नहीं लाया गया था? यानी 2006 से पहले क्या कानून थे बाल विवाह को लेकर के, उस पर भी एक नजर डालते हैं। उस पर एक नजर यह है कि 1928 में जब अंग्रेजों का शासन था तो 1928 में एक शारदा एक्ट लाया गया था। आपसे पूछ सकता है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है, थोड़ा सा गहराई में जाकर के, तो मैं उसको भी बता दे रहा हूं। तो इसमें मेरे ख्याल से लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस पर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। अगर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है तो गूगल में शारदा एक्ट मारिएगा, आपको ये बता देगा।
लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस जानना ये महत्वपूर्ण है कि 1928 में एक शारदा एक्ट नाम का कोई कानून लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें बाल विवाह को प्रतिषेध किया गया। दूसरा बात, 1928 के एक साल बाद ही यानी 1929 में एक और कानून लाया गया जिसको कहा जाता है बाल विवाह निरोधक अधिनियम। लिखते जाइएगा, निरोधक अधिनियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम लाया गया 1929 में, और 1928 में शारदा एक्ट लाया गया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम का क्या मुख्य उद्देश्य था? जैसा कि नाम से ही है, बालकों के विवाह को निरोध करना। जब बालक वयस्क हो जाएं तब की स्थिति में उनको विवाह करने के लिए प्रेरित करना, या जो बालक विवाह मतलब बाल विवाह हो रहा है उसको रोकना, उनको दंडित करना, यही काम था 1929 तक। लेकिन उसके बाद भी बाल विवाह तो होते रहे। आप राजस्थान जैसे राजस्थान जैसे राज्यों में देखोगे बहुत ज्यादा बाल विवाह होते, तो बाल विवाह फिर भी होते रहे। हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में भी आजकल भी बहुत कम जागरूकता है और बाल विवाह का प्रचलन अभी भी है, तो फिर भी बाल विवाह होते रहे। तो ये कानून जो था 1929 वाला, ये कानून भी बहुत कमजोर कानून था। इसके वजह से हमने बाल विवाह को सरकार नहीं रोक पाई, और सरकार जब नहीं रोक पाई तो 1929 के इसी बाल विवाह निरोध अधिनियम के जगह में 2006 में एक अधिनियम लाया गया, जिस अधिनियम को कहा जाता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। अब हम बात करेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर बात करने से पहले एक चीज बता देता हूं ना, वो शायद आप लोग को पता नहीं हो कि हिंदी के लिए वीडियो क्लास डल गया है ऐप में, जो कि 99 रुपए में उपलब्ध है। कल भी मैं बताया था, तो इसको भी आप अगर जो पहली बात तो जो पेमेंट कर चुके हैं ना, पहले ही कुछ लोग ऐसे हैं जो पेमेंट कर चुके हैं हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए भी और मैथ्स के लिए भी, तो उनका वीडियो डला नहीं था, तो वो बोले कॉल मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप में, तो उनका एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो गया। दूसरी बात कि जिसको ज्वाइन करना हो तो अब हिंदी और मैथ्स दोनों हो चुका है तो ज्वाइन कर लेंगे। तीसरी बात, जिनको टेस्ट ज्वाइन करना हो तो टेस्ट तो ज्वाइन कर ही लेना भैया, यहाँ करो चाहे कहीं करो, टेस्ट के बिना संभव नहीं है निकाल पाना। तो यहाँ के टेस्ट में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छा मिल जाएगा, क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अभी आप ज्वाइन करेंगे तो ये 400 रुपये में मिल जाएगा, नहीं तो ये 599 रुपये का, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये तो चली एडवर्टाइजमेंट की बातें हो गई, लेकिन फिर भी आपके काम की चीज़ है इसलिए मैं बता दिया। पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए, पीडीएफ अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। पीडीएफ के लिए बहुत लोग मैसेज करते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा मेरे दोस्त, अच्छा पीडीएफ मिल जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते चलिए, ठीक है। ध्यान से 2-3 बार वीडियो देखिए और लिखते चलिए, क्योंकि याद होने वाला चीज़ इतना आसानी से नहीं। हाँ, तो अब हमने वहां तक पूरा देख लिया था। अब हम देखेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। प्रतिषेध गलत लिख दिया गया, हाँ ये वाला होता है ना, अधिनियम 2006। अब पहले इस शब्द को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा है आपका समझ विकसित करना। समझ विकसित करेंगे तो नंबर ऑटोमेटिक आएंगे, नंबर ऑटोमेटिक आप टिक मार करके आएंगे, ठीक है। और हम पहले उसी भाग को ले रहे हैं जिससे सबसे ज्यादा नंबर पूछे जाने की संभावना है। फिर वो छोटे छोटे भाग भी करेंगे, पूरा पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भाग 1 पूरा पढ़ाएंगे। ये 9वां पॉइंट जो सिलेबस में है उसका चल रहा है, ठीक है, उसका पहला जो भाग। तो ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया, किस कानून के जगह पे? 1929 का जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम था उसके जगह में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में लाया गया, 2006 लाया गया। इस अधिनियम का नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ये कब लाया गया वो सब चीजें आगे बात करेंगे। तो 1929 का जो कानून था बाल विवाह निरोधक अधिनियम, उसके जगह पे ये क्यों लाया गया समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो बहुत कमजोर था। बहुत ट्राई किए कि भाई रुक जाए बाल विवाह, लेकिन रुका नहीं।
तो उसको और मजबूत करने के लिए उस कानून को हटा दिया गया और उसके जगह पे नया कानून लाया गया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पूर्व में किस कानून को निःसृत करके या हटा करके लाया गया, तो उस कानून का नाम है आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में जो आया था। ठीक है, अब देखते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। इसमें 2-3 चीजें हैं। पहला तो आप देखेंगे बाल, दूसरा है विवाह, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा एक शब्द है अधिनियम। पहले हम समझते हैं अधिनियम क्या होते हैं। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, बहुत सारे अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में कोई संशोधन करना हो तो क्या लाते हैं हम? बिल लाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विधेयक बोलते हैं। जब ये बिल भारतीय संसद में दोनों सदनों से पास हो जाता है तो यही क्या हो जाता है? अधिनियम हो जाता है, यानी एक्ट हो जाता है। ठीक है, यही अधिनियम हो जाता है। तो ये हमारा क्या बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम हमारे संविधान में लिखा गया है? नहीं, कुछ और भी कानून जो भारतीय संविधान में मतलब भारत को चलाने के लिए लाए जाते हैं, वो पहले बिल के रूप में संसद में पेश होते हैं, फिर संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल और मतलब ये जो आपका इसको क्या बोलते हैं? बिल को बोलते हैं आपका विधेयक। विधेयक और अधिनियम दोनों में फर्क है। अधिनियम जो है वो फाइनल होता है, मतलब कि जब वो पास हो जाता है तब अधिनियम बोला जाता है, और जब वो पेश किया जाता है उस समय तक वो बिल रहता है, जब तक कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो जाए। तो ये समझिए अधिनियम। अभी कब पेश हुआ था ये सब सवाल आपसे पूछेगा नहीं, वो सब सवाल आपका सीजी छत्तीसगढ़ जीएस में पूछता है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना के लिए कब पेश हुआ, कब हट गया और कब राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए, ये सब इसमें नहीं पूछेगा। इसमें पूछने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी अधिनियम शब्द का मतलब हम लोग समझ गए। अब हम समझते हैं मतलब बाल का। बाल का मतलब क्या है? बाल का मतलब बालक, और यहाँ पे बाल का मतलब बालक से मतलब बालक और बालिका दोनों से है। ध्यान रखिएगा, बालक और बालिका, बालक और बालिका दोनों से है। और विवाह तो आप जानते हैं, प्रतिषेध मतलब उसको रोकना। तो इस तरीके से बाल विवाह को रोकने के लिए जो अधिनियम लाया है 2006 में, उसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कहते हैं। अब और भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं उससे सवाल पक्के तौर पे पूछे जाते हैं और आपसे पूछे ही जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? टोटल इसमें 21 धाराएं हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछ देगा कि कितनी धारा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में, तो ये आपका 2 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, अब 21 धाराएं जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में, उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या है 21 धाराओं में, और कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो लंबा होगा और जल्दी से हमको खत्म भी करना है। तो कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ लेंगे, कोई भी नंबर आपका ना छूटे, ये सोच करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, नित्य, ठीक है। तो आगे और सोच करके तो उस तरीके से हम प्लान करके पढ़ेंगे, कोई भी चीज हमारा छूटे ना। ठीक है, अब देखते हैं कि 11 जो धाराएं हैं, धारा का मतलब ये है, समझिए कि 11 पॉइंट है। इन सारे पॉइंट्स में कुछ न कुछ चीजें लिखी गई हैं। अगर मान लीजिए 1 नंबर पॉइंट है तो इसको बोलेंगे धारा 1, और धारा 1 के अंदर जो भी जैसे क ख ग के रूप में पॉइंट और छोटा छोटा सब हेडिंग होगा, उसको क्या बोलेंगे? उपधारा बोलेंगे। ठीक, तो ये कानून है, इस तरीके का है, ये संसद में पेश हुआ था। तो ये ऐसा ही ये एक्ट है। मैं ओरिजिनल से पढ़ा रहा हूं ताकि आपका प्रश्न कहीं से छूटे ना। आइए देखते हैं हर एक चीज। तो इसमें 21 धाराएं हैं, और 21 धाराओं में पहली धारा की बात करते हैं कि पहली धारा क्या कहता है।
एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहली धारा क्या कहता है उससे पहले कि इसको लिख लीजिएगा, भारत के 97 वर्ष में ये संसद में पेश हुआ था। 97 57 वर्ष में ना, यानी जो गणतंत्र का 57th जो ईयर था उसमें ये पेश किया गया था संसद में। तो ये में भी पूछ ले, लेकिन बहुत कम संभावना है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो धारा 1 क्या कहता है? धारा 1 बताता है संक्षिप्त नाम के बारे में, विस्तार और प्रारंभ के बारे में। यानी ये जो कानून बना है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, वो अधिनियम का नाम क्या है, उसका विस्तार कहाँ है, और वो प्रारंभ कब से होगा यानी लागू कब से होगा, ये सारी चीजें धारा 1 में बताई गई हैं। तो क्या क्या चीजें बताई गई हैं उसको आप लिखते भी जाइएगा और मैं बताते भी जाऊंगा। वैसे इसका PDF आपको नेट में आराम से मिल जाएगा, लेकिन इतना मुश्किल है एक्ट को पढ़ना, मतलब इस अधिनियम को पढ़ना इतना मुश्किल है कि आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास PDF हो तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको देखते भी जाइएगा, समझते जाइएगा। आपको नोट्स का इसी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा जैसे मैंने किया, ठीक है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करते हैं। तो इसका जो नाम है वो नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। दूसरा, अब बिंदु बात करें कि यह कहां कहां लागू होगा, कहां कहां लागू नहीं होगा। तो इसमें जो लागू होगा वो कहां होगा? वो होगा संपूर्ण भारत में। अब यहां से वीडियो देख करके बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं, तो कमेंट न करें, पूरा बात अभी बता रहा हूं। लागू कहां नहीं होगा? तो नहीं होगा जम्मू कश्मीर। और ध्यान रखिएगा, हर एक धारा, हर एक अधिनियम में आपको ये चीज तो मिल ही जाता है कि ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि यह पौंडीचेरी पर भी लागू नहीं होगा। पौंडीचेरी क्या है? पौंडीचेरी क्या है? पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन दो जगहों पर, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी पर लागू नहीं होगा, लेकिन इसको छोड़ करके संपूर्ण भारत पर लागू होगा। लेकिन आपको मालूम होगा कि जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो रहा था वो क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि धारा 370 जम्मू कश्मीर को ऐसे कानून से संरक्षण प्रदान करता है, यानी जम्मू कश्मीर चाहे तो ऐसे कानूनों को अपने यहाँ लागू कर सकता है, न चाहे तो नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हो चुका है। तो जब ये खत्म हो चुका है तो अब ये धारा जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा, ठीक है। तो अब जम्मू कश्मीर आए तो मार देना भाई, लागू होगा, ठीक। अब देखते हैं दूसरी बात, क्योंकि ये 370 खत्म हो गया ना, 370 की वजह से ही लागू नहीं हो पा रहा था। दूसरी बात, पौंडीचेरी पर लागू क्यों नहीं होगा, ये भी सवाल है। धारा में यहां पे तो लिखा है क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि पौंडीचेरी जो है वो फ्रांसीसी कानून को मानता है, फ्रांस के द्वारा बनाए गए कानून को मानता है। विवाह के संबंध में तो सरकार उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए पौंडीचेरी के निवासियों को भी ये छूट दे दिया गया। अब ये भारत भौगोलिक क्षेत्र में तो देख लिए कि ये भारत पर लागू होगा, और भारत में जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, जो कि अब होगा क्योंकि ये 370 हट गया, पहले लागू नहीं होता था। पौंडीचेरी पर अब भी लागू नहीं होगा, यानी अब आप जान सकते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भारत के केवल एक केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी पर लागू नहीं होता है, बाकी सब जगह लागू होता है, ठीक है। ये चीजें होंगी। अब दूसरी बात है कि किन किन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो भारत में रह रहे हैं उन पर लागू होगा, या भारत के बाहर चले गए उन पर लागू होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई निवासी है भारत का और वीजा पर चला जाता है अमेरिका। वीजा जानते होंगे, पासपोर्ट वीजा जानते हैं, थोड़ा सा बता देता हूं। दो चीजें होती हैं, एक होता है पासपोर्ट और एक होता है वीजा।
दो तरीके की चीज़ें होती हैं, आप लोग ये चीज़ें कहीं कहीं पढ़ते होंगे, सुने भी होंगे। पासपोर्ट का मतलब ये होता है एक कागज होता है, ये कागज बताता है कि आप भारत के निवासी हैं, ठीक है, और आप किसी दूसरे देश में, बस ये इतना ही बताता है कि आप भारत के निवासी। आप किसी दूसरे देश में जाएंगे तो आपसे आधार कार्ड नहीं मांगेगा, जहां यहाँ जैसे मांगता है, वहां आपसे पासपोर्ट मांगेगा कि आप प्रूफ करिए कि आप भारत के निवासी हैं, तो भारत सरकार पासपोर्ट जारी करती। दूसरा होता है वीजा। वीजा यानी भारत में हैं आप, अब भारत से आप चले गए अमेरिका, तो वहां तो चले गए, अब वहां जाने के बाद आपने पासपोर्ट दिखाया कि मैं भारत का निवासी हूं, शिनाख्त कर ली, हाँ सही में भारत का निवासी है। लेकिन अमेरिका में तुम रहोगे कैसे? तो अमेरिका में रहने के लिए 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना आपको वीजा की जरूरत होगी। यानी पासपोर्ट आपका भारत का पहचान पत्र है, और वीजा आप जिस देश में रहने वाले हैं उस देश का, जिस विदेश में रहने वाले हैं उस विदेशी देश का अनुमति पत्र है, जिस अनुमति से आप उस देश में रह सकते हैं। तो आप लोग कभी कभी न्यूज़ वगैरह में सुने होंगे कि भाई कोई आदमी आया या फिर गया तो वहाँ पे अपना जो एयरपोर्ट रहता है वहीं पे रह गया कुछ दिन तक। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार उसको घुसने नहीं दी, अब वहाँ से आने के लिए पैसा नहीं था, तो उसी एयरपोर्ट में अपना जीवन काट दिया। कई ऐसी फिल्में, एक फिल्म है मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो चीज़ देख। तो वीज़ा और पासपोर्ट 2 चीज़ें मैंने बता दी, अब समझेंगे आसानी से। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है भारत से बाहर या भारत से परे, भारत के सभी नागरिकों पर लागू होगा। कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है, यानी नागरिक है, तो क्या है, उसके पास भारत का क्या है, पासपोर्ट है, भारत का पासपोर्ट है। अब ये व्यक्ति भारत से चला गया कहाँ, चलो इसको कहीं सस्ते जगह भेजते हैं, नेपाल नहीं भेजते हैं, नेपाल सही नहीं, मजबूत जगह भेजें, कहाँ भेजें, पाकिस्तान भेज देते हैं, सही जगह है ये, कई लोग जाते भी हैं, ठीक है। भारत से एक व्यक्ति चला गया पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान में गया और एक सुंदर जो युवती थी 16 वर्ष की, वो इसको भा गई, ठीक है। 16 वर्ष की युवती भाई जाती, अब उम्र बदलता जाता तो अलग बात है, नहीं तो जो 16 वर्ष का लड़का रहता है उसको 16 वर्ष की युवती आसानी से भा ही जाती। तो एक जो खान साहब थे वो गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उनको 16 वर्ष की युवती भा गई, और 16 वर्ष की युवती से खान साहब ने कर लिया विवाह, जिसको कहा जाता है निकाह। और निकाह करने के बाद वो आ जाते हैं उसको लेकर के भारत। तो क्या वह कानूनी रूप से, मतलब कानूनी रूप से दंडित किए जाएंगे खान साहब? बिल्कुल किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे भारत के नागरिक हैं, उनके पास भारत का पासपोर्ट है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये समझाने के लिए पूरी कहानी बताया मैं। यानी कि अगर वो भारत का कोई व्यक्ति है, कोई नागरिक है, और वो विदेश में जाकर के भी ऐसा अपराध करता है, यानी 16 वर्ष की युवती से विवाह कर लेता है। आगे हम पढ़ेंगे कि बालक और बालिका का मतलब क्या है, तो फिर समझ में आ जाएगा। वैसे ये समझिए कि लड़के की उम्र 21 वर्ष से पहले, लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले, और लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं होनी चाहिए। अगर ये होता है तो फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत उसको दंडित किया जा सकता है। तो आप ये समझने की कोशिश किए कि कहाँ कहाँ लागू होता है। तो अब समझ में आ गया कि केवल पौंडीचेरी में लागू होता है, पहले जम्मू कश्मीर में भी नहीं होता था और पौंडीचेरी में नहीं होता था। अब केवल पौंडीचेरी में लागू नहीं होता, पूरे भारत में लागू होता है छोड़ करके। पौंडीचेरी में क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि वो फ्रांसीसी कानून को मानता है। अब दूसरी बात कि भारत से बाहर कोई जाकर के विवाह कर लेगा, ऐसा मतलब कोई अपराध करेगा, तो क्या उसको उस पर ये लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि ये खान साहब यही दिमाग लगा के पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान जाकर के विवाह कर लिए थे। चलिए अब आगे समझते हैं कुछ और चीजें, इसके विस्तार और प्रारंभ से ही कुछ चीजें और समझते हैं। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, लिखते जाइएगा भाई, इस चीज को जो बता रहा हूं लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। वैसे आप निकाल लीजिएगा प्रिंट।
यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न भिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी। उपबंध में किसी निर्देश किसी राज्य के अर्थ लगाया जा सकता है, राज्य में प्रतिबंध निर्देश। ठीक है, ये तो मैं पढ़ लिया, अब मैं बता दे रहा हूँ, आपको सुन नहीं पाए। बात ये है कि ये तो पहले पास हो गया, पहले इसी को देख लेते हैं कि ये कब पास हुआ, तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है 10 जनवरी 2007 को पास हो गया, यानी 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया। तो ध्यान रखिएगा, ये डेट एकदम याद रखिएगा। ठीक है, 10 जनवरी 2007 को ये साइन किया। दूसरी बात, लागू कब हुआ, तो 1 नवंबर 2007 को ये लागू हो गया। ठीक है, ये 10 जनवरी को पास हुआ और 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ, यानी लगभग 10 महीने बाद। तो लगभग 10 महीने बाद लागू क्यों हुआ? क्योंकि जो इसकी धारा 1 है उसका जो उपधारा 3 है उसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार जिस दिन अधिसूचना जारी कर देगी उसी दिन से ये धारा राज्य देश में लागू होगा। यानी संसद के दोनों सदनों के पास होने के बाद भी, राष्ट्रपति के अनुमति मिलने के बाद भी, बिल एक्ट में बदलने के बाद भी, अधिनियम में बदलने के बाद भी कोई कानून तत्काल रूप से प्रभावी, मतलब तत्काल रूप से लागू नहीं होता है। उसमें ये क्लॉज हमेशा रहता है, उसमें ये नियम हमेशा रहता है कि जब भी केंद्र सरकार इसके लिए अधिसूचना जारी करेगी उसी तिथि से ये लागू माना जाएगा। तो ये अधिसूचना कब जारी किया गया? ये अधिसूचना जारी किया गया 1 नवंबर 2007 को। तो ये 2 डेट आपको लिख लेना है, आपको रट लेना है। ठीक है, आइए अब इसमें एक और चीज था जिसको कि मैं बता देता हूं, बाकी आपको उतना जरूरी नहीं है कि इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर अधिसूचना जारी की जा सकती है। यानी अलग अलग राज्यों में कुछ दिन बाद अधिसूचना जारी करके इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा, जो सवाल आपसे पूछेगा वो पूछ सकता है यही कि इसको राष्ट्रपति कब साइन किए। दूसरा सवाल पूछ सकता है कब लागू हुआ, इस विस्तार पर पूछ सकता है। भारत के नागरिक वाला जो बता दिया, टेक्निकल था उसको बता दिया। आइए आगे समझते हैं परिभाषाएं। परिभाषाएं समझने की कोशिश करते हैं। परिभाषाएं कौन सी धारा में है? धारा 2 में। धारा 1 में क्या था? धारा 1 में लिख लीजिए, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ये 3 चीजें धारा 1 में शामिल की गई थी। संक्षिप्त नाम के बारे में बता दिया, विस्तार कहाँ कहाँ है भौगोलिक रूप से बता दिया, किन किन लोगों पर लागू होगा वो भी बता दिया, जो भारत के नागरिक हो हर हाल में लागू होगा। तीसरा मैं बता दिया क्या कि ये जिस दिन से अधिनियम लागू होगा उसी दिन से जारी होगा। ये भाग इसका धारा 1 था। धारा 2 में परिभाषाएं लिखी गई हैं। तो परिभाषाएं में पहला परिभाषा तो ये है कि बालक शब्द को परिभाषित किया गया है, किसमें? क में। आपसे यहीं पे सवाल पूछ सकता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के धारा 2 के अंतर्गत किस उपधारा में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है? आप चूकेंगे नहीं, आप बिल्कुल बता देंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एनालाइजर के साथ। ठीक है, तो उपधारा क्या है? उपधारा है आपका 2 क। बहुत लोग ब्लैक बोर्ड के लिए वो नीचे कमेंट किए थे, इसलिए ब्लैक बोर्ड चुना हूं मैं, नहीं तो पहले मैं ग्रीन में पढ़ा रहा था। कल वाला वीडियो ग्रीन में था ना, बहुत सारे लोग ब्लैक बोर्ड को बोले कि नहीं ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, तो ब्लैक बोर्ड ले आए। ठीक, आप जैसा बोलो यार वैसा करेंगे, क्या दिक्कत है। तो उपधारा क्या है? धारा 2 की उपधारा क में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। ये सवाल पूछ सकता है, बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। और बालक शब्द से मतलब यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों से है।
और बालक शब्द को परिभाषित करते हुए ये उपधारा 2 क्या कहती है कि स्त्री की उम्र यदि 18 वर्ष से कम है और पुरुष की उम्र यदि 21 वर्ष से कम है अर्थात वो बालक हैं। स्त्री की उम्र 18 से कम, पुरुष की उम्र 21 से कम है तो वो बालक है। ध्यान रखिएगा वयस्कता के लिए उम्र भारत में 18 वर्ष दिया गया है, स्त्री हो या पुरुष। लेकिन यहाँ पे हर अधिनियम में अलग अलग परिभाषित किया गया है। अगर आप फैक्ट्री वाला अधिनियम पढ़ेंगे जिसमें बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, तो उसमें बालक को बताया गया है कि वो 14 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बालक को बताया गया है कि स्त्री है तो 18 से कम की नहीं होनी चाहिए और पुरुष है तो 21 से कम की नहीं होनी चाहिए। तो अलग अलग अधिनियम में बालक शब्द को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। तो पहला हो गया कि उसका परिभाषा, बालक शब्द का परिभाषा कि स्त्री की उम्र 18, पुरुष की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। आइए देखते हैं धारा 2 का उपधारा, धारा 2 का उपधारा ख, यानी धारा 2 ख, इस तरीके से लिख दे रहा हूं, लिखते भी जाइएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं आसान बताने की कोशिश कर रहा हूं। धारा 2 की उपधारा जो 2 है वो क्या बताता है? वो बताता है कि बाल विवाह क्या है। पहला वाला क्या बताया? बालक कौन है। दूसरा वाला बताता है कि बाल विवाह क्या है। तो बाल विवाह में बताया गया है कि 2 पक्षकार होते हैं विवाह के लिए हमेशा। पहला पक्षकार हो गया ए, दूसरा पक्षकार हो गया बी। मान लीजिए ए क्या है? वर है, बी क्या है? वधू है, ठीक है। ए वर है, बी वधू है, यानी वर है ये कन्या है, ठीक है। अब इसमें से यदि कन्या की उम्र 18 वर्ष से कम है और वर की उम्र 21 वर्ष से कम है, या केवल कन्या की उम्र कम है 18 से, या केवल वर की उम्र कम है 21 से, यानी कोई भी बालक हो, कोई भी बालक हो, किस परिभाषा के अनुसार? धारा 2 क के अनुसार। कोई भी बालक हो, यानी पुरुष के लिए 21 वर्ष है और महिला के लिए 18 वर्ष, यानी कोई पुरुष 21 वर्ष से कम हो या महिला 18 वर्ष से कम हो तब वो बालक माने जाते हैं। तो इसमें से कोई भी पक्ष यदि बालक है और उनका विवाह कर दिया जाता है, या दोनों पक्ष बालक हैं और उनका विवाह कर दिया जाता है, तो ऐसे विवाह को क्या माना जाएगा? बाल विवाह माना जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसका धारा ग। एकदम अंदर से पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना भाई। 2 का ग, थोड़ा समय देके देखना, लेकिन प्रश्न नहीं छूटेगा, दावा है। इससे एक प्रश्न बाहर से कहां से आएगा बताइए, यहीं से तो पढ़ा रहा हूं। धारा का ग क्या कहता है? विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार से पक्षकारों से कोई ऐसा पक्षकार अभिप्रेरित है जिसका विवाह में अनुपस्थापित किया जाने वाला है। मतलब कि इसमें बताया गया है विवाह बंधन में आने वाले पक्षकार कौन होंगे, आगे इन शब्दों का उल्लेख होगा, केवल इसमें परिभाषा है। बंधन में आने वाले पक्षकारों को बताया गया है। तो उसमें कौन से पक्षकार होंगे? वर पक्ष के पक्षकार और वधू पक्ष के पक्षकार, यानी वर पक्ष के लोग और वधू पक्ष के लोग इसके पक्षकार माने जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक घ है, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसमें से सवाल जरूर पूछ सकता है। एक तो मेरे को लगता है बालक से पूछ सकता है कि बालक को किस में परिभाषित किया गया, और एक घ से पूछ सकता है। घ से ये पूछ सकता है, इसमें एक 2 घ जो है, उपधारा घ जो है, उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, मानी एक शब्द को परिभाषित किया गया है, उसको कहा जाता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी।
अब बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का मतलब क्या है? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का मतलब ये है कि धारा 16, आगे धारा 16 आएगा, उसके उपधारा 1 में जो भी बातें लिखी गई हैं वही मतलब है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आगे 16(1) पढ़ेंगे तो समझ में और आएगा। आगे चलते हैं। आगे एक चीज और बताया गया है, अंग में, 2 अंग में एक चीज बताया गया है जिसको कहा जाता है कि यदि ऐसा बाल विवाह किसी का होता है तो वो अपील कहाँ करेगा, यानी कहाँ पे अपना अनुरोध लेकर के जाएगा। हम लोग कहाँ जाते हैं? कोई क्राइम हो गया ना भाई, जो 18-21 वर्ष से कम लड़का का शादी हो गया तो एक अपराध हो गया ना। अब उसका अपराध जब हो गया तो वो कहाँ जाएगा? लड़का कहता है कि नहीं, मैं बाल विवाह के अंतर्गत मेरे को फंसा के शादी कर दिए, लेकिन वो अब जाएगा कहाँ? कहाँ जा करके अपील करेगा? तो कोर्ट में जाएगा। ठीक है, कोर्ट में जाएगा, लेकिन केवल कोर्ट में जाए तो किस कोर्ट में जाए? ना तहसीलदार के कोर्ट में चला जाए, एसडीएम के कोर्ट में चला जाए, या फिर डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चला जाए। तो ये चीज आपकी धारा उपधारा अंग में, 2 की उपधारा अंग में बताया गया है कि नहीं, उसे जाना कहाँ है? कुटुंब न्यायालय। कुटुंब न्यायालय को आप समझ रहे होंगे क्या है? तो ये है फैमिली कोर्ट। अगर अंग्रेजी में बोलेंगे फैमिली कोर्ट, उसी को बोला जाता है कुटुंब न्यायालय। तो वो धारा 5 उपधारा अंग के अनुसार वो कुटुंब कोर्ट में जाएगा, कुटुंब न्यायालय में जाएगा। यदि ऐसा वहां न्यायालय नहीं है तो राज्य सरकार जिस न्यायालय को ये अधिकार देगी उस न्यायालय में वो जा सकता है। ठीक है, अब एक और इसमें परिभाषा च में बताया गया है, यानी अंग के बाद क्या आया? च। यह प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछ सकता है तो बता दे रहा हूं। अवयस्क से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेरित हैं जिसमें वयस्कता अधिनियम 1975 के उपबंधों के अधीन वयस्कता प्राप्त नहीं कर ली है, यानी 1975 में जो अधिनियम आया था जिसमें वयस्कता के बारे में बताया गया है, उसके अंतर्गत यदि वयस्क हैं तब वे वयस्क माने जाएंगे, नहीं तो अवयस्क माने जाएंगे। उस अधिनियम में मेरे ख्याल से 18 वर्ष बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 धाराएं पढ़ ली, धारा 1 और धारा 2। धारा 2 के अंतर्गत हमने 5-6 उपधाराएं भी पढ़ ली। ठीक है, प्रश्न और कहीं बाहर से नहीं आएगा। आइए, और जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे शॉर्टकट होगा और हम लोग निकल जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। आप लोग को पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है आपके पास। ठीक है, कोई उपाय नहीं है आपके पास। आइए अब आगे देखते हैं, क्या आगे देखते हैं धारा 3। धारा 3 क्या कहता है? बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकार जो बालक विकल्प पर शून्यकरण होगा, जो बालक है विकल्प पर शून्यकरण होगा, यानी बाल विवाह के शून्यकरण से संबंधित कौन सा है? बाल विवाह के शून्यकरण से संबंधित धारा कौन सा है? तो धारा 3 है। यानी शून्यकरण मतलब क्या है कि बाल विवाह को शून्य कर देना, जो विवाह हुआ है उसको समाप्त कर देना। कौन सा धारा है? धारा 3 है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का धारा 3। तो ये क्या क्या कहता है, मैं इसको बोल के बता देता हूँ, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, यहीं से पूछ सकता है और ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, उसको पूछ सकता है मे भी, तो आगे उसको बता दूंगा। चलिए, इसमें है कि इसमें कौन अपना अर्जी दे सकता है न्यायालय को, इस विषय में बताया गया है। बहुत टेक्निकल ज़्यादा नहीं है, बता देता हूँ क्या है। यदि कोई व्यक्ति है जिसका बाल विवाह हुआ है और वह वयस्क हो गया है, यानी पहले उसकी मान लीजिए 20 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, 1 साल बढ़ गया उसका, 21 वर्ष हो गया, तो वो जाकर के अर्जी दे सकता है कि भाई मेरा बाल विवाह कराया गया था और इस जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है उसके अंतर्गत कुटुंब न्यायालय को बाल विवाह के शून्यकरण की शक्ति प्राप्त है, तो आप इस विवाह को कैंसिल कर दीजिए, मुझे बरी करिए, मैं जाना चाहता हूँ।
तो वो जा सकता है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि उसकी शादी हुई लेकिन वो वयस्क नहीं हुआ, यानी 21 वर्ष की उम्र को प्राप्त नहीं कर पाया है, तब वो कैसे करेगा? तब मतलब वयस्क नहीं हुआ मतलब बालक है, तब वो क्या करेगा? तब वह अपने जो अभिभावक हैं उसके माध्यम से अर्जी डलवाएगा, ठीक है, या फिर उसका न्याय मित्र यानी वकील है उसके माध्यम से वो अर्जी डलवाएगा, वाद मित्र जो वकील है। अगर मान लीजिए ऐसी अर्जियां तो डलती रहीं, अगर मान लीजिए एक केस है जिसको इसमें पूछ सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 20 वर्ष है, अब उसकी उम्र 21 वर्ष हो गई, उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि नहीं? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ये हो गई कि जो मेरा विवाह था वो तो बाल विवाह था बहन की, समझे? तो ये विवाह तो बाल विवाह था। अब मैं कोर्ट जाऊंगा, कौन से कोर्ट में जाऊंगा? फैमिली कोर्ट में जाऊंगा। फैमिली कोर्ट में क्यों जाऊंगा? क्योंकि फैमिली कोर्ट के बारे में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बताया गया है। कौन से उपधारा में बताया गया है? तो धारा 2 की उपधारा अंग में यानी 5 में। इसीलिए मैं फैमिली कोर्ट में जाऊंगा। और ये चला गया कोर्ट के सामने, बोला कि महोदय मुझे मेरा विवाह जो है कि बहला फुसला के कर दिया गया, मैं उस समय 20 वर्ष का था और मेरा जो विवाह है वो बहला फुसला के कर दिया गया है, आप न्याय करिए, मेरा विवाह शून्य कर दीजिए। तो जज ने भी बोला वाह तुम तो जागरूक आदमी हो यार। तो इसका विवाह जो है 1 साल केस चलता है, 22 वर्ष की उम्र में इसका विवाह शून्य हो जाता है और विवाह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं दोनों आपस में जो पति पत्नी थे। लेकिन अब देखिए, अब ज्ञान इसका वो देखिए कि 20 वर्ष का था, अब ये लड़का 21 वर्ष का हुआ फिर भी नहीं गया, 22 वर्ष का हुआ फिर भी नहीं गया, फिर 23 वर्ष का हुआ फिर भी नहीं गया, उसके बाद ये 24 वर्ष का हो गया, तब जाता है कोर्ट के पास कि भैया मेरा विवाह शून्य कर दो। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? अब जब आपकी उम्र 21 वर्ष हुई उसके 2 साल के भीतर भीतर ही आपको जाना है, उसके बाद आप नहीं जा सकते, फिर आपका विवाह वैलिड हो जाएगा, इनवैलिड नहीं हो सकता, शून्यकरण नहीं हो सकता उसका। तो ये चीज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बिंदु आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इसमें से कोई बिंदु आपसे पूछा नहीं जाएगा संभवतः, जो धारा 3 है उससे, बाकी ये बिंदु आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब ये बिंदु पूछा जाता है, मान लीजिए कि कोर्ट को लगा कि हाँ ये तो विवाह जो है इसका शून्यकरण कर देना चाहिए, क्योंकि विवाह जो हुआ है ये लोग नाबालिग थे यानी बाल विवाह हुआ है, तो इसलिए इन लोग को अलग अलग कर देना चाहिए, शून्यकरण कर देना चाहिए। तो जो कोर्ट है वो शून्यकरण का आदेश दे देती है कि हाँ अब इन लोग का विवाह नहीं रहेगा। तब क्या होगा, जो वर पक्ष है वो कुछ सामान लिया है उसको, जो कन्या पक्ष है वो कुछ सामान लिया है उसको, सबको आपस में लौटा देंगे। यानी कि वर पक्ष यदि कुछ सामान देकर के कन्या को भेजा गया है कन्या पक्ष के द्वारा, तो वर पक्ष उसको लौटा देगा। अगर वो नहीं लौटा पाता है तो उसके बराबर का पैसा दे देगा, ये कोर्ट आदेश करेगी, ठीक है। इस तरीके से धारा 3 खत्म हो गया। अब बाल विवाह के बंधन में आने वाले महिला पक्षकार के भरण पोषण एवं निवास के लिए उपबंध कौन किस धारा में किया गया है? धारा 4 में किया गया। इसमें दो तीन चीजें हैं कि आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी लड़की का विवाह हो गया जिसकी उम्र ध्यान से बताता हूं, मान लीजिए किसी लड़की का विवाह हो गया, उसकी उम्र थी 16 वर्ष, एक लड़के का विवाह हो गया उसकी उम्र थी 21 वर्ष से ज्यादा, ठीक है। अब लड़की जो है चली गई कोर्ट में कि नहीं मेरा तो बाल विवाह हुआ है और मेरे को इससे आजादी चाहिए, मैं अलग रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बाल विवाह हुआ है और इसकी उम्र जो थी 21 वर्ष थी, तो इसको सजा भी मिलनी चाहिए। आगे इसके सजा का भी प्रावधान है, उसको बताऊंगा, या फिर हाँ आगे बताऊंगा, या अभी बताऊंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा आगे वाले धाराओं में। तो ये तो इसको सजा हो जाएगा। अब दूसरा केस देखिए,
21 वर्ष वाले को सजा हो जाएगा। दूसरा केस देखते हैं, लड़की की उम्र है 16, लड़के की उम्र है 18 और दोनों विवाह कर लिए। अब इसमें से कोई पक्ष 18 वर्ष वाला जो लड़का है वो चला गया कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद ये बोलता है कि नहीं मेरा विवाह शून्य कर दो, क्योंकि मेरा बाल विवाह कराया गया है। कोर्ट भी पाता है कि हाँ इसका विवाह शून्य कर देना चाहिए, इसका विवाह शून्य कर देना चाहिए और इसका विवाह शून्य कर दिया गया। अब इस लड़की को, इस 16 साल की लड़की को भरण पोषण कौन देगा और भरण पोषण कब तक देगा, इस विषय में धारा 4 में उल्लेख किया गया है। तो भरण पोषण कब तक दिया जाएगा, उसके विवाह तक, यानी जब तक वो बालिग हो जाए और बालिग होने के बाद उसका दूसरा विवाह न हो जाए तब तक उसको भरण पोषण कौन देगा, ये कौन देगा, वर पक्ष। वर पक्ष की बात अब करते हैं कि वर पक्ष उसको भरण पोषण देगा। अब 2 साल ही बाद ही इनको ज्ञान आ गया कि ये 18 वर्ष की हो गई और ये 20 वर्ष की हो गई। 2 साल बाद ही ज्ञान आया, मतलब तुरंत ही लोग कोर्ट में चले गए और 2 साल बाद इनको निर्णय मिल गया कि 18 वर्ष और 20 वर्ष की उम्र में इनको निर्णय मिल गया कि नहीं तुम लोग जो है, तुम लोग को अलग अलग किया जा रहा है, क्योंकि तुम लोग का जो विवाह हुआ है बाल विवाह हुआ है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, ठीक है, तुम लोग का बाल विवाह हुआ है इसलिए तुम लोग को अलग किया जा रहा है और अलग अलग हो जाते हैं दोनों। ठीक, अब लड़के की उम्र तो 20 वर्ष है, अभी भी जो कानून है उसके अनुसार ये बालक है, अभी भी कानून के अनुसार ये बालक ही माना जाएगा। तो फिर उस लड़की को भरण पोषण कौन देगा, तो उस लड़की को भरण पोषण देगा कौन, उसका पिता, मतलब उसका पिता या कोई अभिभावक हो वो उसको भरण पोषण देगा। ठीक है, कोई पिता या कोई अभिभावक हो वही उसको भरण पोषण देगा, किसको, लड़की को। कब तक, जब तक कि उसका विवाह दोबारा नहीं हो जाता। अब दूसरी बात देखते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि उसका उम्र 18 वर्ष हो गया तो उसका भरण पोषण खत्म हो जाएगा। जब तक उसका दूसरा विवाह नहीं हो जाता, जब उसका विवाह मान लीजिए 34 साल की उम्र में करती है, तब 18 2 20 यानी 16 साल तक उसको भरण पोषण देना है। किसको, वर पक्ष को। यदि लड़का बालिग हो चुका है यानी 20 वर्ष की उम्र से अधिक है, यानी 21 वर्ष की उम्र से ऊपर है, तब ये भरण पोषण देने का जो दायित्व होगा किस पर होगा, लड़के पर होगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये कुल मिला के भरण पोषण की बातें इसमें की गई है। भरण पोषण 2 तरीके से दिया जा सकता है, एक तो दिया जा सकता है मासिक और दूसरा दिया जा सकता है एक मुश्त। एक कोर्ट निर्धारित करेगी कि उनको मासिक यानी हर महीने दिया जाए भरण पोषण, या एक मुश्त एक ही बार दे करके भैया जयराम जी की कर दिया जाए। तो ये कोर्ट निर्धारित करने का अधिकार कोर्ट को है। ये चीजें हो गई धारा 4 के अंतर्गत कंप्लीट। बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण एवं निवास के लिए कौन, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है उसके किस धारा में उल्लेख किया गया है, तो ध्यान से नंबर मार दीजिएगा 4, धारा 4, और जय एनालाइजर बोल दीजिएगा। ठीक है, और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं इसका क्या बोलते हैं, धारा 5 को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं धारा 5 को। धारा 5 क्या कहता है और धारा 5 क्यों कहता है। धारा 5 कहता है कि मान लो कि लड़की जो थी वो 18 से कम की थी, लड़का जो था 21 से कम का था, और इनका बाल विवाह हो गया और इनसे आपस में कोई भी छोटी मोटी गलती हो गई और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का जन्म हो गया, या बच्चा का जन्म हो गया, लड़का का जन्म हो गया, बालक का जन्म हो गया। ठीक है, तब
वो बालक, उस बालक का क्या होगा? वो तो कोर्ट चले गए, दोनों अलग अलग हो गए, तो फिर वो बालक जाएगा कहाँ? तो वो बालक कहाँ जाएगा, इस बारे में देखते हैं कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। तो इस विषय में जो ये एक्ट है, जो अधिनियम है, वो अधिकार देता है जिला न्यायालय को, जिस न्यायालय वही कुटुंब न्यायालय, फैमिली न्यायालय, उसको अधिकार देता है कि वो किसके पास बच्चे को रखेगा। अगर महिला की स्थिति यानी लड़की की स्थिति ठीक है, उसके घर वालों की स्थिति ठीक है, तो उसको दे देगा, नहीं तो फिर लड़के पक्ष को दे देगा। तो ये चीज है आपका धारा 5 में कि ये बालक या बालिका जो जिसका जन्म होता है उसकी कोई गलती नहीं है, वो किस पक्ष के पास रहेगा। ठीक है। अब ये कोर्ट का वो हो सकता है, स्व विवेक हो सकता है, कि हो सकता है कि वो 6 महीना महिला के पास और 6 महीना पुरुष के पास छोड़े, या हो सकता है कि वो महिला के पास छोड़े और पुरुष को बोले नहीं तुम बच्चे को भी कुछ न कुछ, बच्चे के लिए कुछ भरण पोषण दोगे। तो ये कोर्ट का स्व विवेक अधिकार है, ये फैमिली कोर्ट को अधिकार दिया गया है भारत धारा 5 के अनुसार। यदि आपसे पूछे कि जो बाल विवाह के अंतर्गत जन्मे बच्चों के भरण पोषण के बारे में किस धारा में उल्लेख है, तो धारा 5 बोलिएगा और जय एनालाइजर बोलिएगा, नीचे कमेंट करिएगा जय एनालाइजर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बाल विवाहों से जन्मे बच्चों के धर्मजता मतलब क्या है, इसको पढ़िएगा। धर्मजता का मतलब क्या है? धर्मजता का मतलब क्या है, ये सवाल है आपसे, क्योंकि इसमें केवल यही सब लिखा गया है कि धारा 6 में कि बाल विवाह से बच्चे जन्मों की धर्मजता होगी, यानी ये बच्चा क्या होगा, वैध होगा, वैलिड होगा, अवैध नहीं होगा। आप बोलेंगे बच्चा भी वैध अवैध होता है क्या? जैसे पहचान पत्र हो वैसा बच्चा भी वैध अवैध होता है? तो हाँ, बच्चा भी वैध अवैध होता है। जब ये बच्चा हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अवैध होगा तो इसको पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। अगर ये बच्चा वैध होगा तो अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार ले सकता है, पिता की संपत्ति पर उसको अधिकार मिलेगा। तो यही शब्द है धर्मजता का। तो धारा 6 में साफ साफ बता दिया गया है कि वैसा बच्चा कोई जन्म होता है तो वह धर्मजता वाला बच्चा होगा, यानी वैलिड बच्चा होगा, उसको सारे अधिकार मिलेंगे जो बच्चे को मिलते हैं या मिलने चाहिए। आइए आगे देखते हैं। धारा 7, 6 हो गया ना, धारा 7 क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं, फिर 8, 9 जल्दी जल्दी खत्म करेंगे जितना हो सके। धारा 7 के बारे में पढ़ते हैं। धारा 7 कुछ नहीं कहता, धारा 7 यही कहता है कि जिला न्यायालय के धारा 4 और धारा 5 के अधीन किए गए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति। यानी धारा 4 में हमने क्या पढ़ा था, बाल विवाह के संबंध में महिला पक्षकार को यानी लड़की को भरण पोषण और निवास के लिए क्या उपबंध है। धारा 5 में क्या पढ़ा था कि बालक या बालिका के कस्टडी का क्या प्रबंध है। कस्टडी मतलब अभिरक्षा, उसको कौन रखेगा। तो धारा 4 में हमने पढ़ा उनको भरण पोषण, धारा 5 में पढ़ा हमने अभिरक्षा के बारे में। उसी तरीके से धारा 6 में पढ़ा क्या, धर्मजता के बारे में यानी उसके वैधता के बारे में। अब धारा 7 ये कहता है कि धारा 4 जो है यानी महिला पक्षकार को जो भरण पोषण मिल रहा है, और धारा 5 जो है जो बालक या बालिका के अभिरक्षा की बात की गई, कस्टडी की बात की है, उसको कोर्ट कभी भी बदल सकता है, अपने निर्णय को रिव्यू कर सकता है। तो ये धारा 7 कहता है। अब धारा 8 क्या कहता है, धारा 8 बताता है कि किस कोर्ट में अपील किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई मामला बनता है तो किस कोर्ट में अपील किया जाना चाहिए। तो ये किस कोर्ट में अपील किया जाना चाहिए, फैमिली कोर्ट, पहले बता चुका हूं, या फिर इसी को हिंदी में कुटुंब न्यायालय बोलते हैं। और इसी अगर ये कुटुंब न्यायालय उस क्षेत्र में नहीं है तो राज्य सरकार जिसको भी ये अधिकार क्षेत्र देगी उसके पास ये अपील होना चाहिए। अब देखते हैं धारा 9, क्योंकि धारा 9 है मजेदार, क्योंकि इसमें मिलता है सजा। ठीक है, तो धारा 9 देखते हैं। धारा 9 क्या कहता है, धारा 9 कहता है बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड क्या है। ठीक है,
जो कोई 18 वर्ष की अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए विवाह करेगा वह कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 साल की हो सकेगी या जुर्माने या 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित होगा। अब ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम में बालक का जो परिभाषा बताया गया था शुरू में, वो कितना बताया गया था? लड़की है तो उसके लिए 18 वर्ष और लड़का है तो उसके लिए 21 वर्ष। ठीक है, और इस पक्ष में भी लड़के को बहुत होशियार माना गया कि लड़के की उम्र जो है थोड़ा ज्यादा रखा गया। लेकिन धारा 9 के अनुसार यहाँ पे बात हो गई वयस्क होने की, न कि बालक होने की। ध्यान रखिएगा, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है या ये एक टेक्निकल सा फॉल्ट है इसमें, या फिर टेक्निकल सा चेंज है कि यहाँ पे बालक शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो 21 वर्ष लड़का के लिए किया गया है, जबकि वयस्क में जो वयस्क लड़का होगा वो कितने वर्ष का होगा? 18 वर्ष का होगा। यानी 18 वर्ष का कोई अधिक उम्र का लड़का, लेकिन 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का, 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं बोल सकते, 18 वर्ष से अधिक उम्र का लड़का हो और लड़की जो हो वो नाबालिग हो, यानी उसकी उम्र जो हो 18 वर्ष से कम हो, क्योंकि उसको मतलब बालक से ऊपर जाने में कितना उम्र चाहिए? 18 वर्ष से अधिक होगा तब वो वयस्क मानी जाएगी इसके अनुसार। तो लड़का का उम्र यदि 18 वर्ष से अधिक है और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है, यहाँ पे वयस्कता का मतलब 18 वर्ष से है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वयस्कता का मतलब 21 वर्ष से नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे वयस्कता का मतलब कौन से? धारा 9 के अनुसार वयस्कता का मतलब 18 वर्ष से है लड़के के लिए, 21 वर्ष से नहीं है। जबकि परिभाषा में बालक का जो मतलब है वो कितना है? 21 वर्ष है कम से कम, मतलब 21 वर्ष से ज्यादा है वो बालक नहीं है, 21 वर्ष से कम है वो बालक है। ठीक है, तो जो भी लड़का है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और लड़की है उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी वो नाबालिग है, इस परिभाषा के अनुसार अगर ऐसा लड़का विवाह करता है किसी लड़की से, किसी नाबालिग लड़की से, 18 वर्ष से अधिक उम्र का लड़का किसी नाबालिग लड़की से विवाह करता है और उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए और कोर्ट उसको सजा दे, तो सजा कितनी होगी? 2 साल तक की सजा होगी या फिर जुर्माना होगा जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है या दोनों हो सकता है। यानी 1 लाख रुपए, 1 लाख, अरे मिटा के लिख देता हूं यार, 1 लाख रुपए और 2 साल का सजा, 2 साल का सजा या फिर दोनों, यानी 1 लाख रुपए दंड भी लगा दिया जाए और 2 साल का भी सजा भी दे दिया जाए। ठीक है, याद रखिएगा, यहां से आपसे पूछने के लिए कुछ चीजें और पूछ सकता है यहाँ पे कि 2 वर्ष का जो सजा होगा कठोर कारावास होगा, ये होगा वो होगा। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य सजा की बात की गई है, कठोर कारावास कहीं पे नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलिए, ये धारा 9 थी। धारा 9 के अनुसार लड़के को दोषी माना गया है, लड़की को नहीं। लड़की की उम्र जो है यदि कम है और लड़के की उम्र ज्यादा है, यानी 18 वर्ष से ज्यादा है, तो 18 वर्ष से ज्यादा होते हुए भी वो बालक में गिनती आता है। याद रखिएगा, 21 वर्ष से कम है उसकी उम्र और 18 वर्ष से ज्यादा है तो वो बालक में गिनती आएगा, लेकिन वो 18 वर्ष से जैसे ही ज्यादा हुआ तो इसका मतलब वो वयस्क में भी गिनती आएगा। ठीक है, चलिए, तो जब वयस्क है लड़का 18 से ज्यादा है और लड़की 18 से कम है और ऐसी शादी होती है तो इस लड़के को सजा मिल सकता है क्या? 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा, जो कि सामान्य प्रवृत्ति का होगा, कठोर प्रवृत्ति का नहीं होगा। अब देखते हैं जो आगे पीछे शादियां लगाते हैं उनके लिए क्या सजा का प्रावधान है।
जो कहते हैं कि नहीं मेरी मौसी की लड़की है उससे विवाह कर लो, मेरे चाचा का लड़का है उससे विवाह कर लो, ससुराल पक्ष में विवाह कर लो, यहाँ कर लो वहाँ कर लो, वो लोग फंस जाते हैं कभी कभी। और वो लोग अगर बाल विवाह करवाते हैं तो उनके लिए क्या सजा है, अगुआ के लिए क्या सजा है, क्या सजा है बाल विवाह के लिए? कौन? जो आगे पीछे होते हैं, जो विवाह लगाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए कौन सी धारा में सजा का प्रावधान है? धारा 10 में सजा का प्रावधान है। सामान्य शब्द में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो धारा 10 में सजा का प्रावधान ये है, अब मैं पढ़ देता हूं फिर आपको समझा भी दूंगा। जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, निर्दिष्ट करेगा, दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक साबित न कर दे कि उसके पास विश्वास कारण न था, वह विवाह नहीं बाल विवाह नहीं था, कठोर कारावास 2 साल की अवधि होगी। और याद रखिएगा यार, इससे पहले जो मैं बताया था ना, इसमें एक ठो मिस हो गया था। हाँ, इसमें जो बताया था ये 2 साल का जो सजा है वो कठोर कारावास है ना, सामान्य कारावास नहीं है। इस चीज को मैं ध्यान से भूल गया। पहले आपको बता चुका हूं कि कठोर कारावास नहीं है, लेकिन अब बता रहा हूं कि ये कठोर कारावास है, ध्यान से रखिएगा। मेरा यहाँ पे लिखा था वो मेरे को देख नहीं पाया। ठीक है, अब देखते हैं कि बाल विवाह यदि कोई कराने का प्रयास करता है, मान लीजिए कोई होटल दे दिया कि तुम विवाह कर लो। अब उसको तो पता है कि लड़के की उम्र 21 वर्ष है और लड़की की उम्र 18 वर्ष है। अब कोर्ट में, लेकिन लड़की की उम्र 18 से कम है और लड़के की भी उम्र 18 से कम है। बात चली गई कोर्ट में। अब बात चली गई कोर्ट में तो उसको सजा मिल जाएगा। किसको? होटल देने वाले को, जो आगे पीछे गया रहेगा, जो आगे जाके शादी लगा रहेगा उसको, कि तुम बाल विवाह क्यों करवाए। अब उसके पास क्या है? जो होटल दिया है उसके पास क्या उपाय है? जो शादी करवाया है, जो आगे पीछे हुआ है, उसके पास क्या उपाय है? वो साबित करे कि लड़के की उम्र 21 वर्ष है और लड़की की उम्र 18 वर्ष है, ये मेरी जानकारी थी। और इस जानकारी के लिए क्या सोर्स था? मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट था, तो ये सर्टिफिकेट वो शामिल बताए तभी वो बच सकता है, नहीं तो उसे सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो उनके लिए भी जो सजा का प्रावधान है वो 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो एकदम ख्याल से, ये हमेशा आपसे पूछ सकता है। वैसे हर जगह 2 साल का सजा है और 1 लाख का 2 साल का कठोर कारावास है और 1 लाख रुपए जुर्माना है। तो आपको मतलब ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी आएगा, धारा 9 धारा 10 दोनों में सेम उत्तर होगा। 2 साल का कठोर कारावास, 1 लाख की सजा, 1 लाख का जुर्माना। ठीक है, या फिर दोनों। तो इस तरीके से हमने धारा 9 और धारा 10 देखा। याद रखिएगा, धारा 9 लड़के के लिए है जिस लड़के का विवाह हो रहा है, और धारा 10 जो है उसके साथ रहने वाले लोगों के लिए है जो आगे पीछे विवाह करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से धारा 10 देखे हमने, 10 धाराएं देखी। अब 10 धाराओं को रिवाइज करिएगा, बाकी की धाराएं हम देखेंगे अगले वीडियो में। और जो लोग भी टेस्ट ज्वाइन कर लिए हैं वो घबराए नहीं, टेस्ट आ रहा है। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेस्ट को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप है हमारा नंबर 96 17 41 36 76। PDF भी आ रहा है। और वहाँ बताया मैथ्स और हिंदी दोनों के लिए वीडियो क्लास आ चुका है। ये मात्र 99 रुपए में है। तो जिनको भी इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो उनको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश को इम्प्रूव करके ठीक ठाक नंबर लाया जा सकता है। तो वो लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों का मैथ्स वगैरह सब ठीक ठाक होगा तो ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है फिर से इस तरीके की वैकेंसी निकलना लड़कियों के लिए। तो रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप 99 रुपये 100 रुपये खर्च कर सकते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। बहुत सस्ता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है और अच्छा क्वालिटी का मैं ही पढ़ाया हूँ उसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।